Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर दुनिया आशंकित है। ये लहर कब आएगी इसका ठीक अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। खासकर बच्चों की वैक्सीन को लेकर तैयारी में सभी देश जुटे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग्स के कोविड स्पेसिफिक सीरीज के आज के इस खास एपिसोड में, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना से हमारे बच्चे हैं कितने सुरक्षित, क्या है बच्चों के वैक्सीन की तैयारी। और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर राकेश अग्रवाल इंडियन मेडिकल साइंस का एक जाना माना नाम और चेहरा है। डॉक्टर अग्रवाल का मैं अपने दर्शकों से परिचय करा दूं। डॉक्टर अग्रवाल इज द डायरेक्टर ऑफ जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमर, पुडुचेरी। डॉक्टर अग्रवाल, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत। नमस्कार, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जी, सबसे पहला सवाल बच्चों के ऊपर कोविड के खतरे को लेके है। डॉक्टर, आईसीएमआर ने फरवरी 21 में अपनी एक सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3% बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पहली लहर और दूसरी लहर को मिला के करीबन 40% बच्चे कोरोना वायरस से संपर्क में आ चुके हैं, ऐसा माना गया। क्या इसका मतलब ये हुआ कि 60% बच्चों को कोरोना संक्रमण खतरा अभी भी हो सकता है? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जी डॉक्टर। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर हम उसके बाद हुए नए सीरो सर्वेस को देखें तो उसमें जो आप 40% बोल रहे हैं वो बढ़कर अभी कोई 60-65% हो गया है। दूसरा, सीरो प्रेवलेंस से फर्क नहीं पड़ता। सीरो प्रेवलेंस केवल ये दर्शाता है कि 40%, अगर मान भी ले हम 40% को, कि 40% बच्चों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है। जी, हमें यह देखना है कि जिन 40% को इन्फेक्शन हो चुका है उनमें कितनों को सीरियस बीमारी हुई, उनमें से कितनों को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, उनमें से कितनों को हमने खो दिया। और वो आंकड़ा बहुत ही छोटा है। अगर 40% बच्चों में से केवल उतनों को बीमारी हुई तो बाकी 60% को अगर इन्फेक्शन हो भी तो भी उनमें से सीरियस गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत से कम बच्चों को है। उनमें से आईसीयू की जरूरत बहुत कम बच्चों को पड़ेगी, और कि हम उनको खो पाए इतनी सीरियस बीमारी होना ये नामुमकिन है। जब 40% में ज्यादा को नहीं हुआ तो 60% में भी नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला, जो उसके बाद के सीरो सर्वेज है, अब तक 60 से 65% बच्चों को ये इन्फेक्शन हो चुका है। सबसे जरूरी चीज ये है कि ये बीमारी, इसकी खासियत ये है कि जब बुजुर्ग लोगों में होती है तो ये गंभीर रूप लेती है, जब ये बच्चों में होती है तो ये कोई खास बीमारी नहीं करती। और ये हम नहीं समझते कि आगे चल के भी ये जल्दी से बदलेगा, इसलिए बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा आशंकित होने की जरूरत मेरे विचार में हमें नहीं है। जी डॉक्टर, कई सारे सवाल हमारे पास आए थे तो हमने उसको कोलैबोरेट किया है। एक सवाल था जिसमें कुछ लोग परेशान हैं कि अगर बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, 18 करोड़ बच्चे अगर हम नंबर की बात करें तो उसमें अगर कुछ 5% के आसपास भी अगर नंबर हम मान के चलते हैं तो क्या हमारे हॉस्पिटल्स में पीआईसीयू की व्यवस्था इस तरह से है जो वैसे सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें? जी डॉक्टर। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने पहले बोला, हमारे अगर हम 40% भी लेके चलें, जब 40% बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, उनमें से कितनों को आईसीयू की जरूरत पड़ी? बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम को। अगर बाकी 60% को इन्फेक्शन हो भी तो जितने लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, जितने बच्चों को जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास बहुत से उससे कहीं ज्यादा हमारे पास पीडियाट्रिक आईसीयू है। हमने जब सेकेंड वेव आई उसमें भी बहुत से बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, लेकिन क्या हमें बच्चों के आईसीयू की कमी महसूस हुई? बिल्कुल नहीं। जो जरूरत महसूस हुई वो जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, उनके लिए आईसीयू की कमी महसूस हुई। और जैसा मैंने फिर पहले बोला कि ये परसेंट 40% से बहुत ऊपर अब पहुंच चुका है,
इसलिए मैं नहीं समझता कि हमें बच्चों का या पीडियाट्रिक आईसीयू की कमी के बारे में परेशान होना चाहिए। जी डॉक्टर, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है और क्या इसका खतरा बच्चों में कोविड के दौर में ज्यादा बढ़ जाता है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी। तो ऐसा है कि बहुत सी इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें इन्फेक्शन होने के बाद जो शरीर का वायरस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी के हिस्से डैमेज होते हैं। ऐसा ही एक बीमारी है एक्यूट रूमेटिक फीवर, ऐसे ही और भी बीमारियां हैं। तो जब ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनमें शरीर का इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो ये हम MIS-C की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से जब इन्फेक्शन ठीक होती है लेकिन बॉडी वायरस को इम्यून सिस्टम से के रास्ते क्लियर करती है तो बॉडी के थोड़े से ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। ये ज्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है। जी। लेकिन ये देखा गया है कि ये बीमारी भी मोस्टली बच्चों में जिनको ये होती है 90% से ज्यादा में बहुत माइल्ड होती है। और दवाएं हैं हमारे पास, स्टीरॉइड्स और दवाएं जिनको कि वो रिस्पॉन्ड कर जाती है कुछ दिनों में। इसलिए हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बीमारी नहीं है, ये है। लेकिन हर किसी को जिसको कोविड होता है या बच्चे को कोविड इन्फेक्शन होता है उनको नहीं होती, केवल एक माइनॉरिटी को होती है। और मोस्टली केसेस में उसका इलाज साधारण दवाओं से जो कि आसानी से मिलती हैं उनसे किया जा सकता है। और केवल कुछ ही लोगों में ऐसा होता है कि उसका नतीजा अच्छा नहीं होता, मोस्टली लोगों में ये नतीजा अच्छा रहता है। इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात कहूंगा कि हमारे बच्चों में से बहुत सारे बच्चों को कोविड हो चुका है, इसीलिए उनको अगर ये दूसरी बीमारी होनी थी वो उसका खतरा भी टल चुका है। जी डॉक्टर, कई सारे एक्सपर्ट्स ने या फिर पिछले पहले लहर और दूसरी लहर के बीच में कई सारे ऐसे मैसेजेस चल रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि बच्चे जो हैं पहली लहर के बाद दूसरी लहर को लाने में कैरियर की तरह बच्चों ने शायद काम किया है। और अभी भी बच्चों जो बच्चे हैं वो कैसे स्प्रेड कर सकते हैं कोविड-19 पैंडेमिक को, क्योंकि स्कूल्स भी खुल गए हैं अभी। इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे दर्शकों के बीच में है। मैं चाहता हूं डॉक्टर आप इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताएं कि बच्चे कैसे एक्ट कर रहे हैं। जी। ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। लोगों के मन में इसके बारे में बहुत तरह की गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं। इन्फेक्शन जब होती है, इन्फेक्शन उम्र को नहीं देखती। अगर चाहे मैं बच्चा हूं, चाहे मैं वयस्क हूं, चाहे मैं वृद्ध हूं, अगर मैं किसी को जिसको ये इन्फेक्शन है उसके संपर्क में आता हूं, मुझे इन्फेक्शन हो सकती है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में जैसा कि स्वाभाविक है, कोई भी संपर्क में आएगा उसको इन्फेक्शन होगी। तो सभी उम्र के लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट तकरीबन एक सा है, बच्चों में, वयस्कों में और वृद्ध लोगों में। थोड़ा सा अभी वयस्कों में एंटीबॉडी का रेट ज्यादा हो गया है, पर वो इसलिए क्योंकि उनको वैक्सीन लग गया है, इसलिए उनमें वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी है। अगर इन्फेक्शन उनको होगा, वो इन्फेक्शन, चाहे मैं बच्चा हूं, चाहे मैं वयस्क हूं, चाहे मैं वृद्ध हूं, अगर मुझे इन्फेक्शन है, मेरे शरीर से वायरस निकल रहा है, जो मेरे संपर्क में आएगा उनको भी इन्फेक्शन होने का रिस्क है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है या बच्चे इन्फेक्शन का सोर्स नहीं है। जैसा पहले थे वैसा ही आगे होगा। ये सोचा गया विदेश में, USA जैसे लोगों में, जहां इन्फेक्शन सीरो पॉजिटिविटी रेट बहुत कम था, कि जैसे जैसे हम वयस्कों को वैक्सीन दे देंगे उनको इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। तो इसलिए इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में होगी जिनको वैक्सीन नहीं मिला है, वो बच्चों में, और उनमें इन्फेक्शन फैलने का रिस्क हायर होगा। हमारी स्थिति बहुत अलग है। हमारे यहाँ सीरो प्रेवलेंस वहां के देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गया है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो चुका है और उसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड है, इन्फेक्शन होने का रिस्क उनमें अब कम है। दूसरा, हमारे यहाँ अगेन बच्चे जो है तो उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, पर मेन बात ये नहीं है कि इन्फेक्शन से उनको कोई खतरा होगा। जब वो बच्चे अगर स्कूल से इन्फेक्शन लेके घर आते भी हैं
तो अगर हमारा वृद्ध लोगों में वैक्सीन लोगों लगाने का और उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क हाई है, तो इसलिए उनके थ्रू भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर हमारे परिवार में बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं, तो हमें जितने लोग वयस्क हैं या वृद्ध हैं उनको अपना वैक्सीनेशन पूरा करा लेना चाहिए। तो अगर बच्चा इन्फेक्शन लेकर भी आएगा तो भी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको प्रॉब्लम उससे नहीं होगी। और सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है कि सब लोग वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन की अब उपलब्धता भी बढ़ गई है, तो जब वैक्सीन उपलब्ध है तो कोई कारण नहीं है कि कोई उस वैक्सीन को ना लगवाए। सिर्फ इतनी सी कोशिश करें कि आप बाकी सारी जो प्रिकॉशंस हैं जैसे कि मास्क पहनना, दूरी रखना, वो मेंटेन करें और वैक्सीन लगवा लें, फिर कोई खतरा नहीं है। जी, बहुत जरूरी जानकारी दी आपने। और डॉक्टर, अगला सवाल है, हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में स्कूल खुलने की शुरुआत हो चुकी है, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू भी कर दिया है, प्रिकॉशंस ले रहे हैं बट जा रहे हैं। आपकी तरफ से डॉक्टर क्या मैसेज है बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किन किन तरह की प्रिकॉशंस बहुत ही जरूरी है खासकर बच्चों के लिए? जी देखिए, स्कूल खोलना बहुत जरूरी है। स्कूल ना खुलने की वजह से जो बच्चों का नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। हर चीज हमें यह देखना पड़ता है कि किस चीज का फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। जी एक समय था जबकि स्कूल खोलने में नुकसान कम था, स्कूल खोलने में नुकसान ज्यादा था, फायदा कम था। लेकिन अभी जब हम 70% सीरो प्रेवलेंस के आसपास पहुंच गए हैं, स्कूल खोलना ज्यादा जरूरी है। मैं स्कूल के अध्यापकों को यह कहूंगा कि सभी अध्यापक अपना वैक्सीनेशन पूरा करा लें। अगर उन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है तो पहली डोज ले लें, अगर पहली डोज ले ली है दूसरी नहीं ली है तो वो अपनी दूसरी डोज ले लें। स्कूल में भी जितना हो सके कोशिश करें कि लोग मास्क पहने। हम मास्क पहने पहने भी और स्कूल में होते हुए भी जितने समय जरूरी है उतने समय पास पास रहें। बाकी समय अगर हम थोड़ी दूरी पे काम कर सकते हैं तो थोड़ा दूरी पर काम करने की कोशिश करें। अगर कुछ जगह संभव है कि कुछ क्लासेस वो ओपन में कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि कुछ क्लासेस ओपन में कर ली जाए। अगर स्कूल के लिए संभव है कि वो क्लास में कम लोगों को बिठा सकते हैं, क्लास को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो वो भी संभव है। इसी तरह माता पिता के लिए और परिवार ये जरूरी है समझना कि वो घर में सब लोगों को वैक्सीन लगवा लें जितना जल्दी से जल्दी हो सके संभव। और खास तौर पे अगर घर में वृद्ध लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जिसको हम कोमोबिडिटी बोलते हैं, उनका तो वैक्सीनेशन बिल्कुल ही पहले प्रेफरेंस से करा लें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, अगर किसी बच्चे को कोविड के सिम्टम्स हो जाते हैं या कोविड डिक्लेयर हो जाता है, वैसे केस में बच्चों में कोविड को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए? जी देखिए, इवन जो वयस्क लोग हैं उनको भी जब कोविड होता है, हर किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती, हर किसी में बीमारी सीरियस नहीं होती, हर किसी को भर्ती होने की जरूरत नहीं है। जी बच्चों में ये परसेंटेज या ये चांस कि उनको एडमिट होने की जरूरत है वो इससे भी कम है। सबसे जरूरी है बच्चे को थोड़ा घर में बाकी लोगों से अलग रखें। मैं समझता हूं कि बच्चों के लिए वो करना थोड़ा और मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ताकि और लोगों को इन्फेक्शन ना हो। बच्चे को अगर बुखार है उसे बुखार की दवाई दें, उसका देखते रहें कि उसको कोई सांस लेने में मुश्किल तो नहीं हो रही या कोई नए सिम्टम तो नहीं हो रहे। अगर आपका पारिवारिक डॉक्टर जो है, फैमिली डॉक्टर है, उनसे कांटेक्ट करें। और बहुत सी चीजें वो केवल आपको फोन पे मॉनिटर करके करा सकते हैं। अगर घर में वृद्ध लोग हैं उनको आइसोलेट कर दें। अगर बच्चा आइसोलेशन में नहीं मान रहा है, क्योंकि बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं, बच्चे कभी कभी नहीं मानते हैं, तो जो वृद्ध लोग हैं उनको अलग कमरे में रखें ताकि वो इसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि बच्चा हो सकता है एक कमरे में नहीं रह पाएगा। तो अगर ये सब हम करें तो वही चीज, हम तो रिवर्स आइसोलेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर ऐसा करें तो हम उनको मैनेज कर सकते हैं। याद रखें कि बच्चों को ज्यादा सीरियस बीमारी होने की या आईसीयू की जरूरत पड़ने की, सांस की तकलीफ होने का रिस्क बहुत कम है। अगर ऐसा कुछ होता है तब उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है।
अगर बुखार 7 दिन से ज्यादा चलता है तो उनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है, हो सकता है जांच भी करनी पड़े। और अगर कुछ उनको अजीब से कोई सिम्टम होते हैं जो कि आपने नहीं सुने हैं कोविड के बारे में, क्योंकि सभी सिम्टम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, जो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है, तो वो कहूंगा कि जहां आपको लगे कि कुछ अजीब हो रहा है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तब उनको पेरेंट्स को, डॉक्टर को संपर्क करने की चेष्टा करनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर, हम आते हैं अगले पार्ट पे, वैक्सीन के ऊपर। अभी अभी करीबन 1 घंटा पहले हेल्थ मिनिस्टर का ट्वीट भी आया कि इंडिया ने 75 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दिए हैं। तो यहां तक ये जर्नी आ गई वैक्सीनेशन की हिंदुस्तान में। बच्चों की वैक्सीन में क्यों डिले हो रहा है? क्या बच्चों की वैक्सीन अलग होती है, और क्यों जरूरी है बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना अभी तुरंत? जी। पहला प्रश्न आसान है, बच्चों की वैक्सीन अलग होती है? इसका उत्तर हाँ या ना दोनों तरफ दिया जा सकता है। हो सकता है वही वैक्सीन काम करेंगे, लेकिन दुनिया भर में सबसे पहले वैक्सीन वृद्ध लोगों को, उसके बाद वयस्क लोगों को दिया गया। बच्चों को वैक्सीन देने की, ये वाले वैक्सीन देने की प्रायोरिटी नहीं है। हर वैक्सीन में हमें यह देखना पड़ता है कि किस ग्रुप में उस बीमारी का असर ज्यादा है, उस बीमारी की वजह से मुश्किल हो रही है, उस हिसाब से वैक्सीन देने की व्यवस्था की जाती है। दूसरा ये देखना पड़ता है किस उम्र में वैक्सीन देने से उसका असर होगा और किस वैक्सीन किस उम्र में देने से नहीं होगा। जैसे बीसीजी है, वो हम पैदा होते ही पहले दिन पे देते हैं, लेकिन डीपीटी हम पहले दिन नहीं देते, उसको हम 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पर देते हैं। मीजल्स का वैक्सीन है, वो 9 महीने से 12 महीने पे देते हैं, क्योंकि अगर उसको पहले दिया जाए तो उसका असर नहीं होता, उसका उतना फायदा नहीं होता। दूसरा, कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जो किसी एक उम्र में दिए जाएं तो ठीक है, जैसा डीपीटी हम बच्चों में देते हैं, लेकिन पर्टूसिस का वैक्सीन हम वयस्क लोगों को नहीं दे सकते, उनको देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, और वो ये समझा जाता है कि वो उसको देना एडल्ट्स को ठीक नहीं है। उसी तरह जो कोविड के वैक्सीन है, वो दुनिया भर में पहले एडल्ट लोगों में ट्राई किए गए और उनमें उनका असर देखा गया, क्योंकि बीमारी खासतौर पे एडल्ट्स में और खासतौर पे वृद्ध लोगों में ज्यादा हो रही थी। बच्चों को देना, क्योंकि उनमें बीमारी होती ही नहीं, उसकी कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं समझा गया। धीरे धीरे जैसे हम एडल्ट्स को वैक्सीनेट करते जा रहे हैं, अब कुछ वैक्सीन बच्चों में ट्राई किए गए हैं। ज्यादा डेटा जो अवेलेबल है वो है mRNA वैक्सीन का, जो हमारे देश में नहीं है। उनमें भी इवन यूएसए वगैरह में वो 12 से 17 साल के लिए ट्राई किए गए हैं, उससे छोटी उम्र में अभी वो अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि हम ये पक्का होना चाहते हैं कि उन वैक्सीन से बच्चों को साइड इफेक्ट ना हो। और ये सच भी है कि कुछ वैक्सीन जब बच्चों में दिए गए तो देखा गया है एक साइड इफेक्ट, जिसको हम हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, वो बच्चों में ज्यादा पाया गया जब ये वैक्सीन बच्चों को दिया गया, इसके मुकाबले कि वो एडल्ट्स को दिया जाए। तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है उस वैक्सीन की डोज बच्चों में कम होनी चाहिए। जो वैक्सीन हमारे देश में यूज हो रहे हैं, जैसे कि एस्ट्राजेनिका है, जैसे कि स्पुतनिक है, जैसे कि कोवैक्सीन है, उनका बच्चों का डेटा कम है, और हम ये पक्का होना चाहते हैं कि ये वैक्सीन बच्चों में सेफ हो, तभी ये बच्चों में दिया जाएगा। एक नया वैक्सीन जो आया है जाइडस कैडिला का, जिसको डीएनए वैक्सीन बोलते हैं, वो कुछ बच्चों को दिया गया है और लगता है कि वो सेफ है। अब बात यह है कि बच्चों में जब बीमारी का रिस्क कम है, अगर चाहे सेफ्टी भी अच्छी हो, आप पक्का होना चाहते हैं कि फायदा जो होगा वो ज्यादा होगा और रिस्क जो है वो उसके मुकाबले कम होगा। तो अभी ये क्लियर नहीं है, इसलिए अभी हम बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। अगर देना भी होगा तो बच्चों में पहले उन लोगों को देंगे जिन बच्चों को बीमारी होने का रिस्क ज्यादा हो, या बीमारी होने पर उसके गंभीर होने का रिस्क ज्यादा हो, जैसे कि बच्चे जिनको कोमोबिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट डिजीज है। ये सब चीजें अभी डिस्कशन में है, इनके ऊपर शीघ्र ही पॉलिसी बन जाएगी और तब हम बच्चों को वैक्सीन देना शुरू करेंगे। एक तो बच्चों को वैक्सीन की जरूरत कम है, दूसरा हम ये पक्का होना चाहते हैं कि वैक्सीन की वजह से उनको नुकसान ना हो, वैक्सीन उनमें सेफ हो। इसलिए ये देरी नहीं है, ये विचार विमर्श है, ये हर चीज सोच समझ के करना ज्यादा अच्छा होता है, ना कि जल्दबाजी में।
जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर। डॉक्टर, क्या नीडल फ्री नोजल से भी वैक्सीन देने की कोई तैयारी है, या कोई इस पे कोई अभी एनालिसिस चल रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है? जी सो डॉक्टर। अभी तक जितने वैक्सीन थे वो वैसे थे जैसे कि इंजेक्शन से दिया जाए। अभी एक नया वैक्सीन जो हमारे देश की कंपनी है जाइडस, उन्होंने एक नई तरह का वैक्सीन डेवलप किया है जिसको बोलते हैं डीएनए वैक्सीन। उस वैक्सीन की 3 डोजेस देनी पड़ती हैं, ना कि 2। जी और वो वैक्सीन बच्चों में, कुछ बच्चों में ट्राई किया गया है और देखा गया है कि बच्चों में भी काम करता है। जी वो वैक्सीन को देने का तरीका सुई से इंजेक्शन देने की बजाय एक एक तरीके से गन आती है जिसमें कि वो दवा डाल देते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं। तो वो इतनी ताकत से इंजेक्शन लगाता है कि वो बिना सुई के वो स्किन से अंदर चला जाता है, जो दवा उसके अंदर होती है। जी वो बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें सुई नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ सोचने की ये है कि क्या सुई से कोई प्रॉब्लम है? हम बच्चों को इतने वैक्सीन सुई वाले दे रहे हैं, आखिर हम डीपीटी देते हैं, हम बीसीजी देते हैं, हम मीजल्स देते हैं, हेपेटाइटिस देते हैं, और भी बहुत सारे टेटनस का देते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये मेरे विचार में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आ, हाँ, ये बात सच है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है जिसको इंजेक्शन देना मुश्किल है, या कोई और, वो कोई वृद्ध आदमी भी हो सकता है, वयस्क भी हो सकता है जिसको वैक्सीन देना जरूरी है और वो इंजेक्शन लेने को तैयार नहीं है, तब ये फायदा जरूर है। पर अदरवाइज मेरे हिसाब से ये बहुत ही छोटा सा फायदा है, क्योंकि बच्चों को हम बाकी वैक्सीन भी तो दे रहे हैं। ये वैक्सीन जी अगर इंजेक्शन से देना है तो कितना फर्क पड़ता है? जी डॉक्टर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले से बहुत सारे गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। तो क्या अगर जब वैक्सीन आ जाती है मार्केट में, जब गवर्नमेंट इसको अलाउ कर देती है लेना, इसके सिस्टम आ जाते हैं, तो उन सारे बच्चों को क्या डॉक्टर के सजेशन के साथ ही वो वैक्सीन लेने जानी चाहिए, या वो डायरेक्ट जा सकते हैं? जी डॉक्टर। देखिए, वो डिपेंड करता है क्या बीमारी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और तो कुछ हद तक मैं ये समझूंगा कि जो डॉक्टर उनको देख रहा है वो ये फैसला कर सकता है कि ये दिया जा सकता है कि नहीं। इसके बारे में जैसे ही ये वैक्सीन बच्चों का शुरू होगा उसके बारे में गाइडलाइंस बनेंगी, और वो जी गाइडलाइंस सब डॉक्टर्स को, जो लोग वैक्सीन देते हैं उनको अवेलेबल होंगी, और उसके हिसाब से फैसला किया जा सकता है। लेकिन अगर जो डॉक्टर या जो कोई नर्स या जो भी वैक्सीन दे रहा है, अगर वो समझे किसी पर्टिकुलर केस में कि ये बेहतर है कि डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए, तो मेरे जी ख्याल से वो कर लेना चाहिए। जैसा कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अगर आपके पास वैक्सीन है जिससे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कुछ बीमारियां हैं जिसमें अगर ये खतरा है कि अगर हम वैक्सीन देंगे तो कोई ज्यादा खतरा है, जैसे जिन लोगों को हीमोफीलिया है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जी तो उसमें अगर डॉक्टर से मशवरा लिया जाए और वो समझें कि ऐसा वैक्सीन जिसको इंजेक्शन लगाने के बिना दिया जा सके फायदा है, तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर जो कह रहे हैं उसको फॉलो किया जाए तो वो बेहतर होगा, ना कि उसके हम उसको फॉलो ना करें। जी डॉक्टर, आखिरी 3 सवाल। बहुत सारे बच्चों में हमने देखा है कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा फिजिकली एक्टिव थे, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन के भी शिकार हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, ऐसे कई सारे केसेस आए हैं, 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चों ने डिप्रेशन में आके कुछ कदम उठाए हैं। तो ऐसे बच्चों के माँ बाप के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है इस समय, जब अब धीरे धीरे कई सारी चीजें खुल रही हैं, स्कूल भी जाने लोग शुरू हो गए हैं? जी डॉक्टर। तो धीरे धीरे हम सब लोग सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ रहे जी हैं। अगर बच्चा खेलना चाहता है, अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है, प्लीज उसको बाहर लेकर जाएं। वो स्कूल जाना चाहता है, उसको स्कूल भेजिए। जितना हम सामान्य जीवन की तरफ जाएंगे उतना अच्छा है। ये बच्चों के साथ नहीं हुआ, बड़ों के साथ भी हुआ है। बड़े लोगों में भी जी डिप्रेशन उस समय पर, जबकि हम लॉकडाउन में थे, बढ़ा है। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग जैसे सामान्य जीवन की तरफ व्यस्त लोग जा रहे हैं, वैसे ही बच्चों को भी जाने देना चाहिए। अगर जी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अगर लगता है कि बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा अपसेट है, तो मैं कहूंगा कि अपने उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर डॉक्टर सोचता है कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो प्लीज उनके पास लेकर जाएं। लेकिन क्योंकि अब स्थिति बदल रही है, हम लोग सोसाइटी नॉर्मल की तरफ जा रही है, तो ये प्रॉब्लम्स अब कम होनी चाहिए। जितनी ये पहले थी अब उतनी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल।
डॉक्टर, अगला सवाल है जो हम सब से रिलेटेड है। जैसा हमने देखा है कि ये वायरस अपने नए वेरिएंट भी बना रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या हमें, जिन लोगों ने दो दो वैक्सीन के डोज ले चुके हैं या बच्चों में भी आने वाले समय में, क्या किसी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, ऐसा लगता है? जी डॉक्टर। बूस्टर के बारे में स्थिति अभी बहुत अनक्लियर है। हम नहीं जानते कि किधर स्थिति जाएगी। जी। मैं जानता हूं कि कुछ देश जैसे कि मेनली इजराइल और कुछ मिडल ईस्ट में देश हैं जो वैक्सीन के बूस्टर दे रहे हैं, जी। लेकिन दुनिया भर में इस समय जो वैक्सीन के बारे में जानकारी है और समझ है, और जो WHO भी बोल रहा है, आज की डेट में हम समझते हैं कि वैक्सीन के बारे में वैक्सीन देना कोई बहुत उचित नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कई चीजें करते हैं। कुछ वैक्सीन हैं जो इन्फेक्शन को बिल्कुल होने से रोक देते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। लेकिन बहुत से वैक्सीन ऐसे हैं जो इन्फेक्शन को नहीं रोकते, लेकिन उसकी वजह से बीमारी होने को रोकते हैं। टेटनस का वैक्सीन एक क्लासिक एग्जांपल है। टेटनस का वैक्सीन इन्फेक्शन होने से नहीं प्रिवेंट करता, इन्फेक्शन होती है लेकिन बीमारी होने से रोकता है। ये वैक्सीन जो कोविड के बने हैं, हम धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन होने को बिल्कुल रोक देंगे। ये वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहे हैं जिन्हें हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन होने के बावजूद सीरियस बीमारी, वेंटिलेटर को जरूरत पड़ने वाली बीमारी या जिससे कि घातक बीमारी, उसको ये प्रिवेंट अभी भी कर रहे हैं। जिन देशों ने बूस्टर इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने केवल ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को देखकर बूस्टर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि वैक्सीन की अगर एक्सेसिव डोजेस दी जाएंगी, अगर बहुत ज्यादा डोजेस दी जाएंगी, क्या वो सेफ हैं, क्या उनसे साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, ये इसके बारे में अभी डेटा नहीं है। इसलिए मेरे विचार से, और दुनिया भर में जो लोग वैक्सीन के फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं बहुत सी WHO कमेटीज में हूं जहां हम वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, अभी आज की डेट में विचार ये है कि अभी हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे कि हम बूस्टर दें। जी। इसके बारे में हमें और समय इंतजार करना चाहिए, हमें आने वाला डेटा देखना चाहिए, हमें कुछ लोगों को एक्स्ट्रा वैक्सीन जिनको कुछ देश दे रहे हैं उनमें आगे चल के क्या होता है उसको देखना चाहिए, और उसके बेसिस पे ये फैसला करना चाहिए कि हमको तीसरी डोज देने की जरूरत है कि नहीं है। ये भी हो सकता है कि कुछ तरह के वैक्सीन जो हमने दिए हैं उनके बाद बूस्टर की जरूरत होगी और कुछ वैक्सीन के साथ जरूरत नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि वृद्ध लोगों में, जो लोग 65-70 से ऊपर हैं, उनमें बूस्टर की जरूरत होगी और जवान लोगों में नहीं होगी। मुझ में, आप में जरूरत हो सकता है नहीं होगी। तो ये स्थिति, इंतजार करना, समय के साथ देखना कि क्या हो रहा है, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि अंधाधुंध हम सब लोगों के अंदर ये बूस्टर को शुरू कर दें। जी डॉक्टर, आखिरी सवाल। हमने पहले लहर में भी, उसके दौरान लॉकडाउन में, फिर दूसरे लहर के दौरान भी देखा हमने कि कई सारे लोग बिना सोचे समझे अनवेरिफाइड न्यूज को यहाँ वहां स्प्रेड करते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे कई लोगों की हेल्थ संबंधी समस्याएं और भी बढ़ गई। ऐसे लोगों के लिए जो फेक न्यूज फैलाते हैं, अनवेरिफाइड न्यूज को शेयर करते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज? जी। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अगर कोई बिना बात से जो चीज सच नहीं है उसको फैला रहा है, उसको हमें यही बोलना पड़ेगा कि ये काम ठीक नहीं है, कृपया ऐसा ना करें। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा, जो लोग न्यूज सुनते हैं, अगर मैं आपसे सुनूं कि मास्क पहनने का फायदा नहीं है और मैं देख रहा हूं सारी दुनिया पहन रही है, मुझे सोचना चाहिए, मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं ऐसे आदमी से पूछूं जिसको की जानकारी होगी, मैं उसको वेरीफाई करूं, इसकी बजाय कि मैं बात को सच मान लूं और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दूं। चाहे 5 लोग बोले, चाहे 10 लोग बोले, सबसे जरूरी चीज ये है कि हम ये पक्का कर लें कि कौन हमको ठीक न्यूज देने वाला है, कौन हमको गलत जानकारी हो सकती है। जी। सबसे विडंबना यह है कि जो चीज खराब होती है, जो गलत न्यूज होती है, जो अजीब होती है, वो फैलती उससे ज्यादा है, क्योंकि लोगों को
उसके ऊपर पता नहीं क्यों विश्वास ज्यादा होता है। जी। जो सरकार बताती है, जो जानकार लोग बताते हैं, वो लोगों को उतना पसंद नहीं आता। जो चीज जितनी अजीब हो उतनी जल्दी फैलती है। आप किसी को बोल दीजिए कि आप ये पेड़ का पत्ता हाथ में पकड़ लीजिए तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, लोग उसको मानने को बहुत आसानी से तैयार है, जबकि वो देखने में भी अटपटी लगती है। तो मेरा, जो लोग फैला रहे हैं उससे ज्यादा जो लोग सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि किसी भी चीज को जब तक आप पक्का ना कर लें, कि वेरीफाई ना कर लें किसी रिलायबल सोर्स से, और वो रिलायबल सोर्स डॉक्टर्स हैं, वो रिलायबल सोर्स सरकार है, वो रिलायबल सोर्स ऑफिशियल मीडिया है, ना कि जो लोग जस्ट व्हाट्सएप पर या और सोशल मीडिया पर चीजों का प्रचार कर रहे हैं। कृपया सोच समझकर चीजों को माने। जी, समय भाव के कारण इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल्स में जवाब दिए। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को, पाठकों को ये सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ये सेशन का वीडियो अवेलेबल होगा। इसको आप अपने परिवार में दोस्तों को भेजकर उन तक ये सारी जानकारी पहुंचा सकते हैं जो डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने बहुत ही डिटेल में दिए। यू कैन रीड अबाउट दिस इंटरव्यू ऑन जागरण हिंदी and English website as well. Jagran Dialogue's objective is to spread health literacy, and we'll come to you with a new topic with another guest again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, and stay safe, stay healthy. Thanks, doctor, once again. शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। Thank you.